हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 37 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 38। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, ठीक है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 37 तक पहुँच सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। 38 तक पहुँच सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। अंगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक 27 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगदान में हृदय, गुर्दे, पैनक्रियाज और रुधिर का दान तो किया जाता है, लेकिन फेफड़े का नहीं किया जा सकता। बताइए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, पिछले 10 वर्षों से ही मनाया जा रहा है। अंगदान में हृदय का, गुर्दे का, पैनक्रियाज का, रुधिर का दान किया जा सकता है और फेफड़े का भी किया जा सकता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल एक सही हो जाएगा इसका। तो देखिए, कथन एक सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक 27 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य और मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को मानवता में हमारे विश्वास को पुनः बनाए रखना, ठीक है। देखिए, इस वर्ष यानी 2020 में 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस, कौन सा हुआ, 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। ट्रांसप्लांट का हिंदी में अर्थ होता है प्रत्यारोपण। देखिए, अंगदान 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अंगदान और ऊतक दान, मतलब टिश्यू। अंगदान में शरीर के अंदरूनी हिस्से यानी गुर्दे का, यकृत का, पैनक्रियाज का और फेफड़े का और दिल का यानी हृदय का दान किया जाता है। जबकि ऊतक दान में यानी टिश्यू दान में आमतौर पर आँख, कान, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व से जुड़ा है, ठीक है। सामान्यतः व्यक्ति की मौत के बाद ही अंगदान किया जाता है, लेकिन कुछ अंगदान और टिश्यू दान जीवित रहने के दौरान भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कितने समय में कर सकते हैं अंगदान। देखिए, किसी भी अंग को डोनर के शरीर से निकालने के बाद 6 से 12 घंटे के अंदर प्रत्यारोपण कर देना चाहिए, मतलब ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। कोई भी अंग जितना जल्दी प्रत्यारोपित होगा, उस अंग के काम करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लिवर निकालने के 6 घंटे के भीतर, किडनी 12 घंटे के भीतर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। वहीं अगर आँख की बात हो तो 3 दिन के अंदर प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, क्या इस पर भारत सरकार ने कोई कानून बनाया है अंगदान पर। तो भारत सरकार ने मानव अंग अधिनियम 1994 के प्रत्यारोपण को अधिनियमित किया है, जो अंगदान की अनुमति देता है और मस्तिष्क की मृत्यु की अवधारणा को वैध बनाता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर उसके घरवालों की इच्छा से शरीर से अंग निकाल सकते हैं। इससे पहले सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं और इस प्रक्रिया को एक निश्चित समय के भीतर पूरा करना होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 2 पर आ जाइए। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश ने किए हैं। भारत और फिनलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड की पर्यावरण तथा जलवायु मंत्री क्रिस्टा मिक्कोनेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हस्ताक्षर किए। इस समझौते ज्ञापन से प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और प्रबंध क्षमताएं मजबूत होंगी
और क्या होगा, गुणवत्ता, आदान प्रदान तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर सतत विकास को प्रोत्साहित करने के काम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण तथा जैव विविधता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला है कोयला आधारित पावर प्लांट अरब खाड़ी देशों का, कहाँ पर? पोखरण राजस्थान नहीं, पाकिस्तान इस्लामाबाद भी नहीं है, दमिश्क भी नहीं है, यह है दुबई में। तो अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के शाह शोएब में स्थापित किया जा रहा है। 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन इसका नाम है। कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट की 4 इकाइयाँ शामिल होंगी, जिनके क्रमशः 2020, 2021, 2022 और 2023 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इस पावर प्लांट से लगभग 2,50,000 घरों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने की उम्मीद है, या होने की उम्मीद है, या वहां तक पहुंचने की उम्मीद है। 2,50,000 घर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है बीएसएफ से रिलेटेड। 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी आज बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी बीएसएफ की स्थापना भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों से पहले हुई थी। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। क्या कौन सा करेक्ट है? देखिए बिल्कुल, आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस भी है। आज 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना भारत और चीन युद्धों के बाद हुई थी, पहले नहीं हुई थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दो, एक भी नहीं कटेगा, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक तो कटेगा ना, उपरोक्त सभी वाला, बी। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शॉर्ट में बीएसएफ द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यानी आज भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था, ताकि भारत की सीमाएं और उससे जुड़े सुरक्षा मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की दीवार, पहली दीवार कहा जाता है। ठीक है। जो 5 का नाम लिया गया है यहाँ पर, उनमें देखिए बीएसएफ हो गया, एक आईटीबीपी हो गया, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? असम राइफल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 स्टेटमेंट है, बताइए। पहला स्टेटमेंट है इसका उद्गम चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है। बहुत बार रिपीट हुआ होगा ये वाला। लोहित और सियांग दाहिने किनारे पर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी की गतिशील भूगर्भीय गतिविधियों के कारण प्रायः इस नदी मार्ग में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। देखिए, जो भी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है ना, तो बहुत बाढ़ लाती है वो। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मार्ग परिवर्तन नहीं करती, जो कि गलत है। इस नदी की गतिशील भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ही तो ये मार्ग परिवर्तन करती है। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। लोहित और सियांग इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ये गलत है। लोहित इसके बाएं किनारे पर मिलती है। ठीक है। जो इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि कामेंग इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, और कौन सी? मानस इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियां है। तीस्ता इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदी है। सुबनसिरी इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदी है। बेकी इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदी है। और बाईं ओर से मिलने वाली कौन है? लोहित हो गई, धनसिरी। तो धनसिरी बाएं किनारे पर, सुबनसिरी दाएं किनारे पर। ठीक है। कोलोंग हो गई,
जांगबो हो गई, ये सब जो है वो दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो लोहित, सियांग, तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया भरेली, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। ये आम हो गया। अब यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका कई बार, लेकिन अब यहाँ से बनाने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, क्योंकि ये धीरे धीरे टफ करता है ना पेपर। तो याद रखिएगा, दाहिने किनारे से और बाईं ओर से कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ये तीनों का आपको पता होना चाहिए। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, बाईं ओर से होना चाहिए। तीसरा भी गलत है, मार्ग तो परिवर्तित करती है ना अपना ये। केवल पहला सही है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रह्मपुत्र नदी को उत्पत्ति स्थल पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है, और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दिवांग है, लोहित है, सियांग है, बूढ़ी दिहिंग है, तीस्ता है, धनसिरी है। इसके अलावा सुबनसिरी है, मानस है, लोहित है, बराक है। ठीक है, बराक नहीं है, ठीक है, गलती से बोल दिया, बराक नहीं है। ठीक है, अब जो तीस्ता और मानस है ना, तीस्ता और मानस नदियाँ इसके दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। सुबनसिरी भी इसके दाहिनी ओर से, कामेंग भी इसके दाहिनी ओर से, ठीक है, बेकी भी इसके दाहिनी ओर से, और बाईं ओर से कौन कौन, धनसिरी, कोलोंग, लोहित, इनको याद रखना। अब देखिए, इस नदी की गतिशील भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ही तो ये मार्ग परिवर्तित करती है और असम में बाढ़ का कारण बनती है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत था, तीसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, क्योंकि चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, गुरु अर्जुन देव सिखों के चौथे गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना गुरु नानक देव ने की थी। संगत एक सामूहिक पूजा पद्धति है जिसमें सामूहिक पाठ शामिल है। बताइए कौन सा करेक्ट है। कल सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जन्म तिथि थी। तो पहला स्टेटमेंट है, गुरु अर्जुन देव सिखों के चौथे नहीं बल्कि पाँचवें गुरु थे। टोटल सिखों के 10 गुरु थे। आपको पता होना चाहिए पहले कौन, 10वें कौन, 9वें कौन, 5वें कौन, बहुत पूछते हैं इनसे प्रश्न। आदि ग्रंथ की रचना गुरु नानक देव जी ने नहीं बल्कि इन्होंने की थी, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। संगत एक सामूहिक पद्धति, संगत एक सामूहिक पूजा पद्धति है जिसमें सामूहिक पाठ शामिल है। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना जो है इन्होंने की थी, सिख गुरु ने, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगर खालसा, खालसा का नाम आए तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। खालसा का मतलब शुद्ध। अब देखिए, संगत एक सामूहिक पूजा पद्धति है जिसमें सामूहिक पाठ शामिल है, केवल 3 सही है। मिशन कोविड सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मिशन कोविड सुरक्षा भारत के लिए स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का एक लक्षित प्रयास है। इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों सी है। तो मिशन कोविड सुरक्षा भारत के लिए स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का लक्षित प्रयास है, जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। करेक्ट है पहला। यह मिशन त्वरित उत्पाद विकास के लिए सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को समेकित करेगा, जिससे 5 से 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास में मदद मिलेगी तथा लाइसेंस प्राप्ति और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। ठीक है, अब देखिए, इस मिशन का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की एक समर्पित मिशन कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जाएगा। दोनों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मधुमेह एक कम्युनिकेटिव डिसीज़ है, संचारी रोग है। देखिए, कम्युनिकेटिव कहाँ है, गलत है, गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज़ है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से तो होती है, आपके पैनक्रियाज में पाया जाता है। अल्फा बीटा गामा कुछ याद आया, 3 हार्मोन्स
ग्लूकेगॉन, सोमाटिन और स्टेटो। इस ग्लूकेगॉन, इंसुलिन तो बीटा से निकल गया। देखिए हमारे शरीर के अंदर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। अग्नाशय में होती हैं 3 सेल। अग्नाशय में होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ या दीप कोशिकाएँ। उसमें होती है अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल। अल्फ़ा से निकलेगा ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलेगा इंसुलिन, गामा से निकलेगा सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो इसके अल्पस्रावन से जो है होता है मधुमेह या डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज़ है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। डायबिटीज़ या मधुमेह शरीर के मुख्यतः 3 अंगों हृदय, रक्तवाहिनी और आँखों को प्रभावित करती है। क्यों, पैनक्रियाज को भी तो करती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मधुमेह महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो सारे कट गए, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो बात करें मधुमेह की, तो मधुमेह एक गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज़ है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज़ है, मतलब संचार नहीं हो सकता इसका एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अब देखिए जो किसी व्यक्ति में पाया जाता है, मतलब मधुमेह जब किसी व्यक्ति में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है ये? जो पैनक्रियाज है ना आपका अग्नाशय, पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता तब होता है। अब इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। वो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा, तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? मधुमेह। देखिए जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता, हम भाषा में समझे तो, इसलिए गलत है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन गैर संचारी रोग है ये। अब देखिए मधुमेह शरीर के मुख्यतः 5 अंगों, 3 अंगों था क्या वहाँ पर? मुख्यतः 5 अंगों। ठीक है, मुख्यतः 5 अंगों कौन कौन से हैं? वो किडनी, हृदय आपका हार्ट, रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिका तंत्र भी है, नर्वस सिस्टम यानी, और आंखें आपकी आई को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते रहिए। चाय, इन सब से बचना चाहिए। चाय तो जहर है बॉडी के लिए, एसिडिक है, पेट में अम्ल वैसे ही बनता रहता है और अम्लता को बढ़ाती है। ठीक है, देखिए यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता यानी होता है ये, जब कभी कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्नाशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट माताएं हैं उनमें भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। गलत है। और 5 अंग इसमें नर्वस सिस्टम और पैनक्रियाज भी है। ठीक है, मुख्यतः 3 नहीं 5 है, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, गैर संचारी रोग है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, देश को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली। अप्रैल 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर, मुंबई के बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलाई गई थी। कोई याद आ रहा है? डलहौजी याद आ रहा है क्या? पहली इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ली के बीच चलाई गई थी। कौन सा सही है? ये ध्यान देना, यहाँ भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है, यानी भारत की पहली यात्री ट्रेन। और यहाँ पर भारत की पहली यात्री ट्रेन लेकिन इलेक्ट्रिक, ये डीजल होगी फिर। सही है, देश को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली थी। सही है। अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी, ये भी सही है। पहली पैसेंजर और पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ली के बीच चलाई गई थी, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो डी हो गया इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो भारतीय रेलवे का इतिहास देखें तो वर्ष 1832 में भारत के लिए पहली रेलवे प्रस्ताव जो है मद्रास में बना था, और वर्ष 1837 में यानी 5 साल के बाद देश को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली थी। इसको क्यों चलाया गया था? सड़क निर्माण करने के लिए ग्रेनाइट
परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए, ठीक है। ग्रेनाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। ये समय था डलहौजी का। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच। और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, कब चली? फरवरी 1925 में विक्टोरिया टर्मिनस और मुंबई के कुर्ली के बीच चली थी पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951 में, ये भी याद रखिएगा, मतलब आज़ादी के बाद ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम प्रश्न है। वर्तमान में किन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है? किन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, कृषि, बताइए। वो ऐसा भी नहीं है कि भारत को इंडिकेट कर रहा है, इंडिया तो लिखा नहीं है कि भारत, वर्तमान में भारत में। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य में भी है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी है, रक्षा में भी, एग्रीकल्चर में भी है, सभी में तो हो गई। 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो पूछता है इस तरह के प्रश्न, ड्रोन के ऊपर भी पूछा था इस बार। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आशय या तात्पर्य है किसी कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन द्वारा मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना। दूसरे शब्दों में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अंतरिक्ष विज्ञान में, रक्षा में, परिवहन में, एग्रीकल्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। आपने देखी होगी रोबोट 1 भी 2 भी, समझ गए होंगे आप क्या हो सकता है, रोबोट क्या कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो ये। एलेक्सा क्या है अमेज़न वालों का, बोलोगे गाना चला देगी, ठीक है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप मॉल्स में जाते हो, एक शीशे का गेट आपके जाने पे तुरंत खुल जाता है, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो वो बंद हो जाता है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। आप यूट्यूब पे मान लो सर्च करो, आप यूट्यूब पे कॉमेडी को वीडियो सर्च करो, वहाँ पर एक देख लोगे, 2 देख लोगे, तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैसा है कि आपको वही रिकमेंड करेगा, दूसरे चैनल पर ले जाएगा कि आप इसको भी देखो, इसको भी देखो। पढ़ाई से रिलेटेड देखोगे, आईएएस कैसे बने, आईएएस सिलेबस, ये सब सर्च करोगे तो एक चैनल का आएगा, फिर किसी और चैनल ने उसके ऊपर वीडियो बना रखी होगी तो उसको आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ इसको भी देखो, इसको भी देखो, ये भी है भाई। तो ये सब क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, ठीक है। तो 10 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।